हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई दमदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राहुल यादव, साइंस का टीचर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। गाइज, मेरे प्यारे सम्मानित छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग का सुपर 30 बैच का अभ्यास श्रृंखला फिजिक्स का 5th है, 5वां है। तो आई होप अभी तक के जो भी आपके अभ्यास श्रृंखला हुए हैं, आप लोग को उसको करने में और उसके कॉन्सेप्ट को देखने में, समझने में मजा आया होगा। तो उसी तरीके से आज एक बार फिर से अपने नए वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं, नए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कह रहा है साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है। कह रहा है अपवर्तनांक, आवर्धन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे साथियों, आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक मैं आंसर बताता हूं। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तनांक। क्या होगा? अपवर्तनांक। साइन आई और साइन आर का अनुपात को आप स्नेल का नियम भी कहते हैं, जहां कि आप लोग देखते होंगे जो है कि आपतन कोण का मान इक्वल होता है परावर्तन कोण के, अर्थात जितने एंगल से जाती है उतने ही एंगल से वापस लौटती है, या उतने ही एंगल से जो है कि टकरा के वापस लौटती है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसका बदल जाती है। हमें ये खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, तो क्या बदल जाता है? आइए देखा जाता है। फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ, कलर, अर्थात आवृत्ति बदल जाता है कि चाल, कि तरंग दैर्ध्य, कि रंग। तो प्रकाश की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा चाल कहाँ होती है? तो निर्वात अर्थात हवा में। अगर हम बात करें तो निर्वात में होती है। निर्वात में मेरे साथियों कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इस तरह नहीं समझ में आया तो आप 3 लिखिए और 80 लगा लीजिए। इतना मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको किलोमीटर में हम कैसे चेंज करेंगे? तो इसको 3 0 और कम कर दीजिए। 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, इतना चाल होता है प्रकाश का निर्वात में। तो जब वो जल से हवा में प्रवेश करेगी तो उसकी चाल में क्या दिक्कत, क्या बदलेगा? आवृत्ति बदलेगा, कि चाल बदलेगा, कि तरंग दैर्ध्य बदलेगा? तो मेरे प्यारे साथियों, हमारा क्या बदलने वाला है प्रकाश का? तो ऑप्शन नंबर बी राइट। सॉरी मेरे साथियों, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, बी नीचे हो गया है, सी ऊपर हो गया है, तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा, है ना। गलती हो गई है, इंसान से ही गलती होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? बी, अर्थात चाल बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? उसका चाल बदल जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं और याद कीजिए, मैं किसी वीडियो में प्रकाश की चाल किसमें कितना होती है ये भी बताया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेके बैठेंगे। तो चले आगे, क्योंकि इसके बारे में बता चुके हैं कि जल में चाल की प्रकाश की चाल कितनी होती है, नायलॉन में कितनी होती है ना। चलिए चलते हैं आगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने को परिभाषित करती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए मेरे शेरों, बताइए इसका राइट आंसर जो है क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे साथियों, तो प्रकाशीय परिघटना कह रहा है। तो पहले इसको पकड़िए, प्रकाशीय परिघटना। तो वायुमंडलीय परिवर्तन इसका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अभी अगले वीडियो में अर्थात अभ्यास श्रृंखला 4 में हम लोग उसके बारे में डिटेल चर्चा किए थे कि जहां प्रकाश का अपवर्तन वहां जो है दृष्टि भ्रम उत्पन्न होगा। और हम आप लोगों को मछली का एग्जाम्पल दिए थे, सिक्का का एग्जाम्पल दिए थे, पेंसिल का दिए थे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और करने में अब आपको PYQ मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट पता होता है तो करने में मजा आता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे साथी। कह रहा है रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता, इसे क्या कहते हैं। अभी तो मेरे साथियों अभ्यास श्रृंखला 4 को याद कीजिए, मैंने वहां पर समझाया था प्रकाश का जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और मैंने ये भी बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से कहां पर जाती है, विरल में जाती है, तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो मैंने बताया था रेगिस्तान में झूठे जल का आभास होना, या कभी कभी आप लोग भी देखे होंगे रोड से जाते होंगे तो रोड के काफी दूर ऐसा लगता है कि वहां पर वर्षा हुआ है या रोड पे जल गिरा हुआ है, लेकिन जब हम जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो किसका उदाहरण है, आइए ऑप्शन देखा जाता है मृग मरीचिका, प्रतिवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन। परावर्तन तो होगा नहीं मेरे साथी, प्रकीर्णन भी नहीं होगा, क्योंकि प्रकीर्णन रंग से संबंधित होगा। जब भी प्रकीर्णन कहीं आपको मिले तो रंग जरूर हेरिएगा। और अभी फिलहाल में हम लोगों का एक रंग का त्योहार भी है और जो है उसका एंजॉय भी आप लोग करेंगे, लेकिन अपने एग्जाम्स का, अपने परीक्षा का ध्यान रखते हुए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे साथी, तो मृग मरीचिका अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। देखिए मैं अभ्यास श्रृंखला 4 में आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था और अभ्यास श्रृंखला 5 में उसी से संबंधित PYQ लेके आया हूं। अब ये आप लोग जो है अपने आप को जांचिए कि क्या जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो समझ में आया कि नहीं आया, हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और विश्वास मानिए मेरे साथियों, एग्जाम्स में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ चुके हैं, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र स्थित होता है। हमने बताया था जो है दर्पण कितने प्रकार का होता है मेरे साथी, तो हमने दर्पण 2 प्रकार का बताया था। मिरर कितने प्रकार का बताया था, 2 प्रकार का। एक बताया था समतल दर्पण, कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा बताया था गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण, गोली दर्पण। और गोली दर्पण से हमें कितने दर्पण प्राप्त होते हैं, तो उत्तल दर्पण मिलता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा कौन सा दर्पण मिलता है, अवतल दर्पण मिलता है। और वहां पर मैंने आपको सब बताया था कि प्रतिबिंब का निर्माण भी कैसे होता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक, कैसा बताया था, काल्पनिक बताया था और आभासी बताया था। और
प्रतिबिंब का निर्माण मैंने बताया था, जहां आप कल्पना में जीते हैं वहां पर सब कुछ क्या होता है, अच्छा होता है, अर्थात सीधा होता है। उत्तल दर्पण में भी मैंने यही बताया कि काल्पनिक होता है, काल्पनिक को आप आभासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी। मेरे साथी एक मिनट। काल्पनिक को आभासी भी आप कहते हैं, आभासी और काल्पनिक। जहां आभासी आप लोग मुस्कुरा के बोलेंगे कि सर वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण सदैव कैसा होगा, सीधा होगा। लेकिन यहां पर वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण में कैसा होता है? वस्तु के बराबर। और यहां पर वस्तु से क्या होता है मेरे शेरों? तो वस्तु से छोटा होता है। इसके मैंने 6 कंडीशन बताया था। एक बार अनंत से किरणें लेके आएंगे, फिर वक्रता केंद्र से के परे लेके आएंगे, यानी वक्रता केंद्र से पहले। फिर हमने बताया वक्रता केंद्र से लेके जाएंगे, फिर वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच से लेके जाएंगे, फिर फोकस से लेके जाएंगे, फिर फोकस और जो है कि ध्रुव अर्थात पोल से लेके के मध्य लेके जाएंगे, फिर पोल से लेके जाएंगे। इसके कितने कंडीशन बताया था? 6 बताया था। तो वही आपसे पूछ रहा है जो है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र स्थित होता है दर्पण के नीचे, कह रहा है। फिर कह रहा है दर्पण के ऊपर, दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने। कमेंट कीजिए। एक पेज मैं ले रहा हूं आप लोग को समझाने के लिए। चलिए आप लोग कमेंट करते रहेंगे मेरे साथियों। हमने बताया मेरे साथी कि वह दर्पण या ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई या पॉलिश किया गया हो और धसा हुआ भाग परावर्तक सतह का कार्य करे, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। कौन सा दर्पण कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। और यहां पर हमने क्या बताया था? ये क्या होता है? तो पोल अर्थात ध्रुव। यहां इसका कहीं ना कहीं सी होगा और सी और पी के बीच में सदैव क्या होता है? एफ होता है। और इन तीनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे साथियों? मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो अब आप स्वयं देख लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वक्रता केंद्र स्थित होता है। फिगर में देखिए वक्रता केंद्र सामने है कि पीछे है कि ध्रुव पर है। आइए चलते हैं। तो वक्रता केंद्र कहां होगा? दर्पण के सामने होगा। यानी हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देख सकते हैं कि दर्पण के सामने है वक्रता केंद्र। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे साथियों। कह रहा है प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाली प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं रमन प्रभाव, टिंडल प्रभाव, स्नेल नियम, हिगन प्रभाव। तो बताइए कौन सा कहा जाता है? और मुझे जहां तक याद है कि ये प्रश्न नहीं था, लेकिन जो है इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अर्थात पीवाईक्यू हमने करा रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित होता है मेरे साथी? तो प्रकाश प्रकीर्णन से होता है। किससे संबंधित होता है? प्रकाश प्रकीर्णन से होता है मेरे सम्मानित छात्र एवं छात्राओं। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तल दर्पण का फोकस स्थित होता है। अभी हम लोगों ने किसी प्रश्न में देखा था कि अवतल दर्पण का सी पूछा था, वक्रता केंद्र पूछा था। यहां पर उत्तल दर्पण का फोकस पूछ रहा है। आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, फिर चलते हैं प्रश्न में। हमने बताया कि ऐसा दर्पण
जिसका धसा हुआ भाग कलई या पॉलिश किया गया हो और उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह का कार्य करे, उसे उत्तल दर्पण बोला जाता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण कहा जाता है। इसका यहां पर P होगा, पोल, ध्रुव, और यहां पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं C होगा, और P और C के बीच में सदैव कौन होते हैं? तो F होते हैं, अर्थात फोकस बिंदु या फोकल बिंदु होता है। अब प्रश्न पे आइए कि देखिए क्या पूछा है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस स्थित होता है दर्पण के पीछे, मुख्य अक्ष के ऊपर, दर्पण के सामने, मुख्य अक्ष के नीचे। तो देखिए कहां है फोकस? पीछे, दर्पण के पीछे। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे साथी? तो दर्पण के पीछे, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चले मेरे साथी अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है कि अनंत होती है कि शून्य होती है कि धनात्मक होती है? कमेंट कीजिए। ऋणात्मक, अनंत, शून्य, धनात्मक। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुत इजी क्वेश्चन था, कैसा होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। को एक अपसारी दर्पण कहा जाता है। आइए अपसारी और अभिसारी के बारे में समझा जाता है। अपसारी और अभिसारी। अभिसारी, सबसे पहली बात, अपसारी जो भी होगा वो किरणों को फैलाएगा, अर्थात वह फैलाव करेगा किरणों का। अभिसारी जो भी होगा, अभी नाम बता रहे हैं कौन होगा, जो भी होगा वो किरणों को एक जगह एकत्रित करेगा। क्या करेगा? एकत्रित करेगा। अपसारी दर्पण हम लोग उत्तल दर्पण को कहते हैं, और अभिसारी दर्पण हम लोग किसे कहते हैं? अवतल को। और मेरे साथी जैसे यहां पर लेंस का अध्ययन हम लोग करेंगे वैसे ये चीजें बदल जाती हैं, उल्टा हो जाता है। तो यही तो क्वेश्चन था। को एक अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अवतल को कहते हैं कि उत्तल, कि समतल उत्तल दर्पण, कि समतल दर्पण? बताइए किसको कहते हैं? ये उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट करते रहिए, तब तक थोड़ा सा पानी पी लें। चलिए मेरे साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? कह रहा है इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि निर्माण, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। चलिए कमेंट कीजिए मेरे सम्मानित छात्र एवं छात्राओं, कमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या होने वाला है। तो अच्छा नहीं है, पहले इसको तो अंडरलाइन, हर जहां पर सत्य है, असत्य है कि नहीं है, उसको पहले आप अंडरलाइन कर लिया करिए। फिर आइए चलते हैं इंद्रधनुष का निर्माण। हमने बताया था अपवर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों भाग लेते हैं इंद्रधनुष अर्थात रेनबो के निर्माण में। तारों का टिमटिमाना, और जहां पर यह भी बताया था कि जहां प्रकाश का अपवर्तन वहां दृष्टि भ्रम। ठीक। मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण,
तो हमारा आंसर मिल गया, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण अर्थात इमेज फॉर्मेशन बाय द ह्यूमन ई। छवि का जो निर्माण होता है, प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं मेरे साथी, प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण नहीं होता है। और हमने बताया भी था कि सोचिए कि अगर प्रकाश का परावर्तन ना हो तो पूरी दुनिया में हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी, इसलिए प्रकाश का परावर्तन होना बहुत जरूरी है। चलें, और ये सूर्यास्त एवं सूर्य के समय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, या जो है कि सूर्योदय समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी जो है उदाहरण किसका है, तो अपवर्तन का है। नोट कर लेंगे मेरे साथी, ये किसका उदाहरण है, तो प्रकाश के अपवर्तन का है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे साथी। बस आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर अभ्यास श्रृंखला नेक्स्ट में, अगले में। तब तक आप सब लोग दमदार तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और हाँ, आप लोग अपने जो भी PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं उससे संबंधित PYQ करते भी रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।